नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और शुरुआत एक बड़ी खबर से। सीजीआई ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। न्यायाधीश जस्टिस अरविंद बोबड़े ने तारीफ की है नीतीश कुमार की। पटना हाईकोर्ट के कार्यक्रम में बोले सीजीआई, नीतीश कुमार के काम की तारीफ की। सीएम नीतीश विकास के प्रति काफी गंभीर हैं। मंत्री संजय झा ने आभार जताया सीजीआई का, और सीजीआई का जो ट्वीट कर उन्होंने आभार जताया है मंत्री संजय झा ने। तो देखिए, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल शताब्दी भवन का उद्घाटन समारोह था पटना हाईकोर्ट में, और इस दौरान जो चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े ने उन्होंने तारीफ की थी नीतीश कुमार की, और इसे लेकर संजय झा ने ट्वीट किया है और सीजीआई का आभार जताया। क्या कुछ कहा था मुख्य न्यायाधीश ने, सीजीआई ने, ये सुनाते हैं आपको। I was very pleasantly surprised, and I must acknowledge Shri Nitish Kumar's deep insight into the purpose of law, the purpose of the courts, and the way he stated the principle of the theory of separation of powers without mentioning it. The theory of separation of powers does not imply a hostility between the branches of the government, and it is indeed extremely elevating to hear such wonderful, realistic views which are absolutely in accordance with the Constitution. I thank you, Nitish Kumar ji, on behalf of the judiciary for helping understanding the needs of the courts and for giving assistance wherever necessary. And this is something which the Chief Justice told me yesterday, and I was equally happy to hear it yesterday. तो देखिए, यही वो बयान है जिसमें तारीफ की है। संजय झा ने भी ट्वीट किया है, बिहार के मंत्री संजय झा ने लगातार, और आभार जताया सीजीआई का। तो ये बयान नीतीश कुमार के समर्थन में, या कह सकते हैं कि उनकी तारीफ में सीजीआई ने दिया था। और संजय झा खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। संजय झा जी, सीजीआई खुले मन से एक बड़े मंच पर तारीफ करते हुए नजर आए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की तारीफ की उन्होंने। कितनी बड़ी बात मानते हैं आप इसे? संजय झा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है, बिल्कुल। संजय जी, खुले मन से इतनी बड़ी तारीफ सीजीआई ने नीतीश कुमार की कर दी है, आप कितनी बड़ी बात मानते हैं इसे? नहीं, एक बड़ी बात की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कल जो कहा, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसे 2006 में वो स्पीडी ट्रायल करा करके, और जो हाईकोर्ट के जजेस थे वो जिला वाइज मॉनिटर करते थे, और उनके इस लॉ के इंसाइट को, उनके अंडरस्टैंडिंग को, और जिस तरीके से जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए, जैसा बिहार सबको पता है कि क्या स्थिति थी, उसको पटरी पे लाना, आज चीजें बहुत रास्ते पे दिखाई पड़ रही थी। बहुत सारा एफर्ट, मेहनत इसमें लगा हुआ होगा। उसमें जुडिशरी का भी, न्यायपालिका का भी कंट्रीब्यूशन था, उस पर वो बात कर रहे थे। और न्यायपालिका से बोल रहे थे कि भविष्य में भी वो स्पीडी ट्रायल जो है, इससे त्वरित न्याय मिलेगी। उनके इस सारे चीज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अप्रिशिएट किए, उनके इस अंडरस्टैंडिंग को, उनके इस लॉ को की अंडरस्टैंडिंग को। ये बड़ी बात है बिहार के लिए और हम लोगों के लिए। बिल्कुल संजय झा जी, जो बात आप कहते हैं, इंडिया के नेता तमाम कहते हैं, कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस भी इस बात को समझ रहे हैं। जवाब भी मिला होगा उन लोगों को जो अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल जवाब मिला होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर तो है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, लेकिन रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने में जितना सरकार का रोल है, जुडिशरी का भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कानून का राज स्थापित करने में। अगर लोगों को त्वरित न्याय मिल जाएगा, अगर आपको स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, सजा जल्द मिल जाएगी, तो उसका कहीं न कहीं ओवरऑल कानून व्यवस्था पे असर पड़ता है। जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 2006-7 में करके दिखाया,
और उसको वो अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए जवाब है और आने वाले दिन में निश्चित रूप से इसमें अब मुझे दिखाई पड़ता है कि उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई आपको जो मदद चाहिए, जुडिशरी को कहा यहाँ हाई कोर्ट को मैं मदद करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा और कोऑपरेट कीजिए तो हम लोग और बेटर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके फील्ड में। उसमें खास करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नीतीश कुमार जी के इस सुझाव को या इस मसले में उनका जो समझदारी है उसको उन्होंने प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, ये बड़ी बात है। तो ये मान लिया जाए संजय झा जी कि आने वाले वक्त में जुडिशरी को, हाई कोर्ट को तमाम चीजों को अगर कुछ सुविधा चाहिए तो वो मुहैया हो जाएगी। 100% मुख्यमंत्री ने तो खुले मंच से कहा कि मैं कमिट करता हूं कि आपको जो भी सुविधा चाहिए वो सारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और जब हमने एक तरह का रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया बिहार में, तो उसमें जुडिशरी का सहयोग रहा 2006-07। तो इसमें आपका और भविष्य में भी आपका सहयोग इसमें चाहिए। और जब आपका सहयोग होगा, इमीडिएट जस्टिस होगा, स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, तो और बेहतर ढंग से इसको हम लोग बिहार में और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में स्पीडी ट्रायल की संख्या बढ़ेगी और जो न्याय मिलना है लोगों को वो उसमें भी तेजी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए संजय झा ने क्या ट्वीट किया ये भी हम आपको बता रहे। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.ए. बोबड़े ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रभावशाली व्यक्तित्व को स्वीकार किया है, उनकी सराहना की, जो खुशी की बात है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से बड़ी खबर, आमिर सुबहानी बन सकते हैं विकास आयुक्त। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त बन सकते हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है आमिर सुबहानी और अभी मौजूदा वक्त में गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव का जिम्मा संभाल रहे हैं आमिर सुबहानी। तो देखिए पटना से बड़ी खबर, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त बन सकते हैं ये कहा जा रहा है। देखिए, और ये खबर अभी वो इस वक्त गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त बन सकते हैं ये जानकारी मिल रही है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है आमिर सुबहानी। अभी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव का जिम्मा उनके हाथ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विकास आयुक्त वो बन सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से हम आपको बता रहे हैं। आमिर सुबहानी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त बनाए जा सकते हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी अभी मौजूदा वक्त में गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आमिर सुबहानी को विकास आयुक्त बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी और तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, मौजूदा वक्त में अपर मुख्य सचिव हैं गृह विभाग में। बड़ी जिम्मेदारी अभी भी और एक और बड़ी जिम्मेदारी की तरफ उनको लगाया जा सकता है, विकास आयुक्त बनाया जा सकते हैं आमिर सुबहानी। आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी 1987 बैच के आईएएस हैं, मौजूदा वक्त में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव का जिम्मा है उनके पास। तो पटना से बड़ी खबर, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त बन सकते हैं, मौजूदा वक्त में अपर मुख्य सचिव हैं गृह विभाग में। और देखिए दूसरा सबसे अहम पद होता है और इस पद पर अब आमिर सुबहानी को बिठाने की तैयारी चल रही है और अब इसे प्रमोशन भी माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले पटना शहर जो है वो पोस्टरों से पट गया है। जगह जगह उनके जन्मदिन के संबंध में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बर्थडे को विकास दिवस के तौर पर मनाने की बात लिखी है। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी इसी तरह का पोस्टर लगा हुआ है, इसमें विकास पुरुष संबोधित करते हुए स्लोगन लिखा और साथ ही विकसित बिहार की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल 70वां जन्मदिन है और इस मौके को भुनाने के लिए जेडीयू एक बड़ी तैयारी कर रही है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पटना शहर किस तरीके से बैनर और पोस्टरों से पट गया है। डाक बंगला चौराहा हो, बोर्डिंग रोड हो या फिर अन्य मार्ग, यानी मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में एक बड़ा सा ये बैनर लगा है जिस पर लिखा है विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं।
कई सारे नेताओं का इसमें तस्वीर लगाई गई है, लेकिन जो संजय सिंह है, जो यानी कि जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के, उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और ठीक ये अने मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया है और ऐसे शहर के हर कोने चौक चौराहे पर इस तरह से पोस्टरों से पट गया है। और जो नेता है वो बता रहे हैं कि 70 पाउंड का कल केक काटा जाएगा, न सिर्फ जेडीयू कार्यालय में बल्कि बिहार के कोने कोने में जहां जहां जेडीयू का कार्यालय है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे एक जश्न मनाने की तैयारी है और इसका नाम दिया गया है विकास दिवस। यानी विकास दिवस के तौर पर जेडीयू नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रही है। काफी जश्न का माहौल होगा और जो जेडीयू के नेता हैं वो इस मायने से काफी उत्साहित है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन इस मायने से बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में जिस तरीके से विकास की गति तेज हुई है उसमें बड़ा रोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। यानी 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास के काम किए हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की एक तैयारी है जेडीयू के नेताओं की तरफ से। तो 70वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने के लिए पटना शहर पूरी तरीके से बैनर और पोस्टरों से पट गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। तो जेडीयू अपने नेता नीतीश कुमार के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही पार्टी ने नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर खास तैयारी भी की है। हमारे नेता का उस दिन जन्मदिन है और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उनका जन्मदिन हम लोग विकास दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पूरे बिहार में हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथों पर उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएंगे, उनको दीर्घायु होने की कामना करेंगे और साथ ही उस बूथ पर हमारे नेता के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी भी चर्चा वो करेंगे। आज हम लोग जैसा कार्यकर्ता को बहुत खुशी हो रहा है कि जिस नेता के साथ हम काम कर रहे हैं वो नेता जो बिहार के तकदीर और तदबीर बदलने का काम किया, कल उनका जन्मदिन है। निश्चित तौर पर बिहार में अजब का माहौल है, अद्भुत माहौल है। सब कार्यकर्ता अपने बूथ पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन मनाएंगे और घर घर लोगों के बीच बताएंगे पहले बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है। क्योंकि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, इसलिए हम लोग कल विकास दिवस के रूप में पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जहां जहां हमारा पार्टी है वहां मनाने का काम हो रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नीतीश के जन्म दिवस पर जेडीयू के नेता खास क्या करने वाले हैं। तो देखिए, जेडीयू के नेता जो है पार्टी दफ्तर में 70 पाउंड का केक काटेंगे। 70 पाउंड का केक कटेगा पार्टी दफ्तर में। इसके अलावा नेता और पार्टी के कार्यकर्ता जो नीतीश के काम पर चर्चा भी करने वाले हैं। नीतीश के विकास कामों को लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा। जेडीयू नेता काम की जानकारी के लिए मुहिम भी चलाएंगे। इसके अलावा देखिए, विकास और नीतीश के व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बताया भी जाएगा। जेडीयू की तरफ से चिकित्सा प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए। तमाम खास तैयारी नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर की गई है। इधर पटना के गांधी सेतु पर जाम की स्थिति से यात्री बेहद परेशान है। दरअसल सेतु पर एक ही लेन चालू है, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। आज भी यहां काफी लंबा जाम लगा हुआ है। तो देखिए, गांधी सेतु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां लंबा जाम लगा हुआ है और यह जाम की स्थिति जो है अक्सर यहां देखने को मिलती है। एक लेन खुला हुआ है इसका, जिसकी वजह से जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है। और हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, क्या जाम अब भी वहां लगा हुआ है? कैसी स्थिति है? क्या तस्वीरों के जरिए आप दिखा पाएंगे? बिल्कुल अनूप, हम आपको तस्वीरों पे ही लेके चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी सेतु की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये लंबी कतारें हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े वाहन हैं, जो ट्रक है, वो किस तरीके से महात्मा गांधी सेतु पर जाम में फंसे हैं और घंटे घंटे बाद धीरे धीरे ये रेंगते हुए बाहर निकलती है। यानी आप देखिए, जो एशिया का सबसे बड़ा लंबा पुल माना जाता है, जो महात्मा गांधी सेतु, वो पिछले 1 दशक से
वो अपने इसी बात के लिए चर्चे में है कि वो जाम की समस्या से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो किस तरीके से हालात है देखिए अनूप, जो ट्रक वाले हैं, जो ड्राइवर हैं और जो बस में जो सवारी है वो परेशान है। और ये लाइव तस्वीर इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि जाम की समस्या से हम निजात दिलाएंगे। 5 घंटे में शहर के यानी पटना राजधानी से बिहार के कोने कोने में पहुंचा जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए, जब 4 घंटे 5 घंटे आप महात्मा गांधी सेतु पर रहेंगे तो फिर आप कैसे ये संभव है कि आप 5 घंटे में मधेपुरा। अमित, अगर ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, जैसा लोग आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमेशा बनती है, तो व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, विकल्प क्यों नहीं सोचा जा रहा है, क्यों सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है? देखिए अनूप, सरकार की गंभीरता, उसकी इच्छा शक्ति पे हम सवाल नहीं खड़ा करते। हमारा सवाल केवल ये है कि पिछले 1 दशक से जो पुल का निर्माण कार्य है वो चल रहा है, 1 लेन चालू हुआ है। देखिए हम 1 लेन तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। 1 लेन चालू हुआ जिसका उद्घाटन किया गया था और उसके बाद दूसरा लेन अभी भी निर्माणाधीन है। यानी समझिए, जब इस पुल का निर्माण हुआ उसके बाद से इसमें निर्माण कार्य ही चल रहा है, मरम्मती के कार्य ही चल रहा है। अब पिछले 1 दशक से लगातार काम ही काम चल रहा है। कहीं ना कहीं शिथिलता है, सरकार के सिस्टम में कमी है कि आखिर इस तरीके से सारे आपके पास सिस्टम है, आपके पास सारे हथकंडे हैं, बावजूद इसके लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। तो एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब सिस्टम को देना पड़ेगा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ है। अगर इसमें एम्बुलेंस फंस सकता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे फंस सकते हैं, और हमारी गाड़ी भी काफी दूर पड़ी हुई है, यानी पैदल चलकर ही आपको 1.5 किलोमीटर तक अंदर आना पड़ा है। तो ये हालात है, किस तरीके से पुलिस के लोग लगे हुए हैं। गंभीरता दिखानी होगी सरकार को, अगर दावे जो कर रही है उन पे खरा उतरना है तो गंभीरता दिखानी होगी। अमित, अगर आप अनुमान लगाकर बता पाए एशिया के सबसे बड़े लंबे पुल में कितना लंबा जाम होगा, ये अगर बता पाए तो दर्शक भी सुन पाएंगे शायद। देखिए अनूप, जो रात भर की जो लगातार जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रात भर जाम रहा है और सुबह से जब पुलिस के लोग मुस्तैद हुए हैं तब जाके धीरे धीरे जाम निकलता जा रहा है। हम बताना चाहते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, धीरे धीरे लोग वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। अगर 1 लेन में 2 तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, अनूप आप समझिए इस चीज को, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि 1 लेन में बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। अगर एक गाड़ी भी खराब हो गया या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर पूरा पुल जाम हो जाता है। दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो पीपा पुल का निर्माण कराया गया है, उस पीपा पुल पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है, छोटी गाड़ियां जा सकती है। शाम के बाद और स्थिति खराब होती है क्योंकि उस पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। के सबसे लंबे पुल की गांधी सेतु की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त लंबा जाम लगा है और आने जाने वालों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। पटना में मंत्री जनक राम के अपार्टमेंट में चोर घुस गया। रुकनपुरा के आनंद विहार कॉलोनी के नीलकंठ रेसिडेंसी सोसाइटी में मंत्री जनक राम रहते हैं और रात के करीब 2 बजे यहां चोर घुसा और 2 फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया इसने। इसके बाद तीसरे फ्लैट का ताला तोड़ दिया। फिर जब लोगों ने शोर मचाया तो वो फरार हो गए। तो मंत्री जी के अपार्टमेंट में चोर घुसा था, मंत्री जनक राम के अपार्टमेंट में। हालांकि तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यही वो चोर है जिसने 2 अपार्टमेंट को लॉक किया और एक का ताला भी तोड़ा। अब सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस अब इन चोरों को तलाश रही है, उनकी पहचान की कोशिश कर रही है। रुकनपुरा इलाके में अपार्टमेंट है और उसी अपार्टमेंट में मंत्री जनक राम रहते हैं और इसी अपार्टमेंट में ये चोर घुसे थे। चोरी की कोशिश इन लोगों ने की है। सीतामढ़ी के बेलसंड मधकौल में हत्यारे के कबूलनामे का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मधकौल में युवक ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद विकास कुमार हाथ में पिस्टल लेकर हत्या करने की बात को कबूल कर रहा है। उसने बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। अपराधी यह भी बता रहा है कि वो किसी और शख्स की हत्या के लिए गया था, लेकिन गलती से मोहम्मद जाकिर की हत्या हो गई। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया है। पंचायती में जाने वाला है, 1 महीना से 2 महीना से थे, बकरा के हम पीछे मारने के लिए थे। एक आदमी बोला पंचायती में जाने वाला है, तो वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर देखे तो गोली चलाएं तो
धोखा से जाहिर के लग गया, दिवाकरा के न लग के ओकरा लग गया जाहिर के, और धोखा में लग गया। छोड़ेंगे नहीं उसको, आएंगे तो भी। 1 महीना से 2 महीना से थे, दिवाकरा के हम पीछे मारने के लिए थे। एक बात, रोहतास के परस्थुआ में करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य में जनप्रतिनिधियों के परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की रक्षा की क्या बात करें। आपको बता दें कि जब परस्थुआ में संजीव मिश्रा अपने आवास पर थे तभी 3 बाइक पर सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में संजीव मिश्रा को मोहनिया इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक वारदात के पीछे आपसी रंजिश हो सकती है। संजीव मिश्रा पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते थे। हालांकि मृतक के परिजन आपसी रंजिश की बात को नकार रहे हैं। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। ये जो सत्ता है और ये जो शासन अभी चल रहा है बिहार में, उसमें आम से लेकर खास आदमी तक सुरक्षित नहीं है। जब मेरे परिवार पर ऐसा हमला हो सकता है तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी जाए। इधर सिवान में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान एसपी शिक्षक की भूमिका में नजर आए। जिलादेई के छज्जू सिंह इंटर कॉलेज में उन्होंने छात्र छात्राओं को सफलता के गुर सिखाए। एसपी ने कहा कि छात्र में सीखने की ललक होनी चाहिए। आपको एक्सपोजर होगा, इससे पहले जो क्रॉस करें लिमिट। मुजफ्फरपुर की 2 इंजीनियर बेटियों ने नई मिसाल पेश की है। कोरोना काल में पिता की नौकरी छूटी तो परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तब इन दोनों बहनों ने मशरूम की खेती शुरू की। इस दौरान उन्होंने गांव वालों के ताने भी सुने, लेकिन इसकी परवाह किए बिना परिवार के साथ मिलकर मशरूम की खेती को आगे बढ़ाया। आज ये मशरूम के साथ साथ अपने उसे कई उत्पाद भी बना रही है, जिसमें मशरूम की टॉफी, बूंदी, मिक्सचर और बिस्किट भी शामिल है। कोरोना के दौरान जब पिता की नौकरी गई तो 2 इंजीनियर बेटियों ने घर का जिम्मा संभाला और नौकरी करके नहीं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वैशाली के लालगंज इलाके में गांव में रह करके इन दोनों बहनों ने अपने पूरे परिवार का भरण पोषण किया और एक नई शुरुआत की मशरूम की खेती से। और आज ये दोनों बहनें अपनी मां के साथ मिलकर मशरूम के साथ साथ मशरूम से बनी टॉफ़ी, बिस्किट और भी कई अन्य चीज़ हैं जो ये दोनों बहनें बना रही हैं। कैसे आपने शुरुआत की? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी आपने और उसके बाद मशरूम की खेती, कारण क्या था? जी मैंने जॉब भी किया, पर जॉब छोड़ के आने के बाद समझ में नहीं आया कि अब कहाँ जाएं, मतलब क्या करें। और बाहर कहीं जाना नहीं था, नहीं आउट ऑफ इंडिया जाने का मन था, नहीं आउट ऑफ बिहार जाने का मन था। जॉब करे या बिजनेस करे, बिहार में ही रहना था। तो उस समय मशरूम के बारे में लोगों से जानकारी मिली, पापा ने बताया या फिर आसपास पता करने पे फिर मशरूम के बारे में पता चला। फिर हमने मशरूम पे ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगने लगा कि मतलब सिर्फ आपको समय देना है, थोड़ा बिजनेस है, लगाइए उसको और सेल करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बस थोड़ा लोगों को अवेयर करना पड़ता है। मतलब अपने शहर में आत्मनिर्भर, अब खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, साथ साथ अपने शहर को आत्मनिर्भर बनाइए। इससे तो बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं तो कहूँगी हर महिला को इसमें हेल्प करना चाहिए। हाँ, हमको दोनों बेटियों पर बहुत गर्व है। हम लोग का उद्देश्य ही था बेटी को पढ़ाना है और उसको आगे बढ़ाना है, तो अभी वो लोग मेरे मदद कर रही है। बेटा बेटी में हम लोग को कोई फर्क नज़र नहीं आता है। तो बिल्कुल जहां कोरोना में लोगों के रोजगार गए, उसके बाद बिहार की 2 बेटियों ने घर में रह करके ही एक नई शुरुआत की और साथ ही साथ समाज में और राज्य में एक मैसेज देने की भी कोशिश की। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, इसकी एक वानगी इन दोनों बहनों ने पेश की है। अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक